तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी में शब्द विज्ञान। पिछली क्लास में हम लोगों ने हिंदी में ध्वनि विज्ञान डिस्कस किया था। ठीक है, तो जब हमने हिंदी भाषा की ध्वनियों के विषय में विचार कर लिया तो शब्दों ध्वनियों के बाद फिर हम जो है शब्दों के विषय में विचार करते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में शब्द विज्ञान पर बहुत कार्य हुआ है। ठीक है, शब्द विज्ञान के अंतर्गत शब्द निर्माण के तथ्यों का विवेचन और संबंध तथ्यों के आधार पर शब्दों का निर्माण, शब्द विकास तथा रूप परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो शब्द विज्ञान के अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। शब्द विज्ञान के अंतर्गत शब्द निर्माण के तथ्यों का विवेचन और संबंध तथ्यों के आधार पर शब्दों का निर्माण, शब्द विकास, रूप परिवर्तन आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक, अब देखिए शिक्षा शब्दकोश के अनुसार शब्द विज्ञान क्या है वो देख लेते हैं। शब्द विज्ञान विभक्ति, प्रत्यय संबंधी रूपों की उत्पत्ति एवं कार्य से सन्निहित भाषा के रूप में और संरचना से संबंधित अध्ययन की एक शाखा है। क्या है शिक्षा शब्दकोश के अनुसार शब्द विज्ञान? शब्द विज्ञान विभक्ति, प्रत्यय संबंधी रूपों की उत्पत्ति एवं कार्य से सन्निहित भाषा के रूप और संरचना से संबंधित अध्ययन की शाखा है। क्लियर है? आवाज आ रही सबको? आवाज आ रही है? आप लोग रिस्पांस क्यों नहीं करते हैं? जी सर, आ रही है सर। चलिए आगे देखिए। तो हम लोग देख लेते हैं शब्द और पद में क्या अंतर होता है। शब्द और पद, सबसे पहले देखते हैं शब्द क्या है। एक ध्वनि या एक से अधिक ध्वनियों से मिलकर शब्द बनता है। एक ध्वनि या एक से अधिक ध्वनियों से मिलकर शब्द बनता है। इस प्रकार शब्द से हमारा जो आशय है उस ध्वनि समूह से है जिसमें भाव बोधन एवं अर्थ वहन की क्षमता हो। हम शब्द किसे कहते हैं? उस ध्वनि समूह से है। शब्द से जो हमारा तात्पर्य है वो उस ध्वनि समूह से है जिसमें भाव बोधन एवं अर्थ वहन की क्षमता हो। क्लियर है? तो हम शब्द किसे कहते हैं? जिस ध्वनि समूह से या उस ध्वनि समूह से है जिसमें भाव बोधन एवं अर्थ वहन की क्षमता हो। क्लियर है? आप शब्द किसे कहेंगे? शब्द हम उस ध्वनि समूह को कहेंगे जिसमें भाव बोधन एवं अर्थ वहन की क्षमता हो। क्लियर है? जी सर। अब देखिए पतंजलि ने शब्द के विषय में महाभाष्य में लिखा है, अर्थ गत्यार्थ शब्द प्रयोगा। ध्यान दीजिएगा, अर्थ गत्यार्थ शब्द प्रयोगा, अर्थात शब्द प्रयोग अर्थ को व्यक्त करने के लिए होता है। शब्द प्रयोग अर्थ को व्यक्त करने के लिए होता है। क्लियर है? अब देखिए शिक्षा शब्दकोश के अनुसार शब्द क्या है। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार शब्द का अर्थ देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, शब्द वाचिक अभिव्यक्ति की एक लघुत्तम इकाई है जो अर्थ रखता है और विचार संप्रेषित करता है। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार अर्थ क्या है, शब्द क्या है या शब्द का अर्थ क्या है? ध्यान दीजिएगा, शब्द वाचिक अभिव्यक्ति की लघुत्तम इकाई है जो अर्थ रखता है और विचार संप्रेषित करता है। क्लियर?
विकास। शब्द समझ गए आप लोग, शब्द किसे कहेंगे? अगर हम लोग साधारण भाषा में बात करें तो शब्द उस ध्वनि समूह से है, शब्द का जो अर्थ है उस ध्वनि समूह से है जिसमें भाव बोधन एवं अर्थ वहन की क्षमता हो। क्लियर? आगे देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं पद। शब्द देख लिया, पद क्या होता है? पद भाषा की लघुत्तम इकाई है। पद क्या है? भाषा की लघुत्तम इकाई है। भाषा वैज्ञानिक पद को स्वतंत्र चरम वाक्य मानते हैं। पद विभक्ति सहित होता है जिसे प्रत्यय भी कहा जाता है। पाणिनि ने पद के विषय में लिखा है कि सुप और तिड़ जिनके अंत में हो वे पद हैं। अतः पद का लक्षण है क्या? सुप्ति सुप्ति दंतम पद त्वम, अर्थात जिनके अंत में सुप व तिड़ विभक्ति हो उसे पद कहते हैं। सामान्यतया पद दो प्रकार के होते हैं, सुबंत और तिङंत पद। सुबंत पद और तिङंत पद। शब्दों के आगे सुप जोड़कर सुबंत पद और धातुओं के आगे तिड़ जोड़कर तिङंत पद बनते हैं। ध्यान रखिएगा। इस प्रकार शब्द एवं पद का साधारण विभेद यह है कि शब्द केवल अर्थ मात्र या अर्थ तत्व का परिचायक है। शब्द क्या है? शब्द केवल अर्थ मात्र या अर्थ तत्व का परिचायक है तथा पद विभक्ति युक्त एवं संबंध तत्व से युक्त होता है। पद क्या होता है? विभक्ति से युक्त होता है और साथ ही संबंध तत्व से भी युक्त होता है। ठीक है, तो पद की प्रकृति एवं प्रत्यय के योग से बनता है। ठीक है, पतंजलि ने लिखा है इस संदर्भ में कि वाक्य में न तो केवल प्रकृति का प्रयोग हो सकता है और न केवल प्रत्यय का, अर्थात दोनों मिलकर ही प्रयुक्त होते हैं। क्लियर? अब देखिए शब्दों के भेद। क्योंकि हम लोग शब्द विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि शब्द क्या है। ठीक है, या शब्द विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं ये देख लिया, फिर शब्द क्या है और पद क्या है ये देख लिया। अब देख लेते हैं शब्दों के भेद क्या। आवाज आ रही सबको? क्लियर? यस सर। जी सर। देखिए शब्दों के भेद देखिए, तो हम लोग शब्दों के भेद जो है शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से देख रहे हैं। पहले किसकी दृष्टि से देख रहे हैं? शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से जो शब्द हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो सार्थक शब्द और दूसरे निरर्थक शब्द। अब देखिए सार्थक शब्द क्या है? जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो किसी अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घर, राम। ठीक। अब निरर्थक शब्द देखिए क्या है? जो शब्द किसी अर्थ का बोध नहीं कराते हैं वह निरर्थक शब्द हैं। यथा या जैसे, हाँ, हूं, आप नहीं बोलते हैं। ठीक, तो इससे जो है किसी भी प्रकार का बोध नहीं होता है, इसलिए क्या है जो है ये निरर्थक शब्द है। अब देखिए ध्वनि की दृष्टि से देख लेते हैं शब्दों की भेद। ध्वनि की दृष्टि से, तो ध्वनि की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भी दो भेद होते हैं शब्दों के, एक तो ध्वन्यात्मक शब्द और दूसरे वर्णनात्मक शब्द। तो ध्वन्यात्मक शब्द देखिए क्या होते हैं? जो शब्द स्पष्ट रूप से सुनने में नहीं आते हैं और न स्पष्टतया समझ में आते हैं, वे शब्द ध्वन्यात्मक शब्द हैं। वर्णात्मक शब्द देखिए, जो शब्द अलग अलग अक्षरों या वर्णों के अलग अलग रूप में सुनाई देते हैं वे वर्णात्मक शब्द हैं। ठीक है, तो अभी आपने देखा शब्दों के भेद। एक तो शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से, तो शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। और ध्वनि की दृष्टि से भी जो शब्द हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, ध्वन्यात्मक शब्द और वर्णात्मक शब्द। ठीक,
ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद। रचना की दृष्टि से, तो रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद जो है 3 प्रकार के शब्द होते हैं। अगर हम लोग रचना की दृष्टि से देखें तो शब्द शब्द जो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़। तीसरा क्या है? योग रूढ़। अब एक एक को देख लेते हैं। रूढ़ शब्द क्या है? जिन शब्दों के खंड का कोई अर्थ ना हो, जिन शब्दों के अर्थ का, ध्यान दीजिएगा, जिन शब्दों के खंड का कोई अर्थ ना हो वे शब्द रूढ़ शब्द हैं। जिन शब्दों के खंड का कोई अर्थ ना हो वे शब्द क्या है? रूढ़ शब्द हैं। यथा, जैसे, बल, रूप, सुन, ठीक है, इत्यादि, ये क्या है? रूढ़ शब्द हैं। अब देखिए यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं और जिनके खंड के अर्थ भी हो वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यौगिक शब्द हम किसे कहते हैं? जो शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं और जिनके खंड के अर्थ भी हो, अगर हम उन्हें अलग अलग कर दें तो उनके अर्थ भी हो, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, विद्याधन आलय, ठीक है, उपमंत्री, ठीक, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है। आगे देखिए, तो आप जो है यौगिक शब्द समझ गए। यौगिक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं और उनके खंड के अर्थ भी हो, अगर हम उन्हें अलग कर दें, उनके टुकड़े कर दें शब्दों के, तो अर्थ भी दें, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया विद्यालय, विद्याधन आलय, अर्थात रसोई घर हो गया एक तो, अलग अलग हाँ, हो गया। रसोई घर, ठीक, उपमंत्री, ठीक, इत्यादि। अब देखिए योग रूढ़ क्या है? योग रूढ़ वे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं परंतु खंडों के योग से विशेष अर्थ के घोतक बन जाते हैं, वे शब्द योग रूढ़ कहे जाते हैं। जैसे पीताम्बर, जैसे पीताम्बर, क्लियर है? वे शब्द यस जो सर। 2 शब्दों के योग से बनते हैं परंतु खंडों के योग से वे विशेष अर्थ के घोतक बन जाते हैं। अगर हम उन्हें अलग कर दें तो वो एक विशेष अर्थ देते हैं, वे शब्द योग रूढ़ कहे जाते हैं। जैसे पीताम्बर, सर जैसे त्रिनेत्र, जो लंबोदर सर, नेत्र, लंबोदर, त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके त्रिनेत्र, शिव। गुड गुड, त्रिनेत्र, ठीक है। लंबोदर हो गया सर। हाँ हाँ, जिसका उदर लंबा है ना, ठीक। यस सर। तो आप समझ गए, योग रूढ़ शब्द भी समझ गए, ठीक है। तो रचना की दृष्टि से अगर हम शब्दों के भेद की बात करेंगे तो हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, या 3 रूपों में बांट सकते हैं। एक तो रूढ़ शब्द, दूसरे यौगिक शब्द और तीसरे योग रूढ़। अब देख लेते हैं रूपांतर की दृष्टि से शब्दों के भेद। रूपांतर की दृष्टि से, रूपांतर की दृष्टि से अगर हम लोग शब्दों के भेदों की बात करते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो विकारी शब्द और दूसरे अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द देखिए क्या होते हैं? विकारी शब्द जिन शब्दों के लिंग, वचन एवं कारक आदि का कोई प्रभाव, ध्यान दीजिएगा, विकारी शब्दों की हम लोग बात कर रहे हैं कि जिन शब्दों का लिंग, वचन एवं कारक आदि के प्रभाव से रूप परिवर्तित हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द, ठीक है। अविकारी शब्द देखिए, जिन शब्दों पर लिंग, वचन एवं कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वे अविकारी शब्द हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध कारक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक शब्द। तो इस तरह से अगर हम लोग रूपांतर की दृष्टि से देखते हैं तो शब्द भी
शब्दों के भेद दो प्रकार के होते हैं शब्द, विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। क्लियर है? अब देखिए उत्पत्ति की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद देखिए, तत्सम शब्द और तत्भव शब्द और देशज शब्द और विदेशी शब्द। ठीक, यानी हम लोग उत्पत्ति की दृष्टि से बात करें तो हम जो है शब्दों को 5 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 5 रूपों में बांट सकते हैं या 5 भागों में बांट सकते हैं। एक तो तत्सम शब्द, दूसरे तत्भव शब्द, तीसरे देशज शब्द, चौथा विदेशी शब्द और पांचवा क्या है? सकल शब्द। ठीक है, अब एक एक को देख लेते हैं। तो देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं परंतु हिंदी में उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, वायु, तप आदि। अब देखिए तत्भव शब्द, देखिए वे शब्द हैं जो संस्कृत से उत्पन्न एवं विकसित हुए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। ठीक है, अब देखिए देशज शब्द, वे शब्द जो अपने देश में उत्पन्न एवं विकसित हुए हैं, वे शब्द ना विदेशी हैं और ना तत्सम हैं और ना तद्भव हैं। जैसे द्रविड़ भाषाओं में देखिए उदड़, उड़द, उड़द, कज्जल, कुटी, केतकी आदि। अनुकरणात्मक शब्द हैं जैसे खटपट, खटखटाहट, हिनहिनाना आदि। ये क्या है? ये देशज शब्द है। अब देखिए विदेशी शब्द, देखिए कौन से शब्द? विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। का नंबर देखिए इसमें तुर्की से, तुर्की से क्या लिया गया? कालीन, तोप, बारूद, सराय आदि। ये क्या है? ये सब तुर्की शब्द है। अरबी शब्द देखिए अजीब, अदालत, आखिर, आदमी। ये क्या है? अरबी शब्द है। फारसी शब्द बताइए आबरू, आफत, कारीगर, किशमिश। ये क्या है? फारसी शब्द है। चीनी शब्द बताइए चाय और लीची। जापानी शब्द बताइए रिक्शा। पुर्तगाली अन्यास, आल्पिन, गमला आदि। ठीक, फ्रेंच शब्द बताइए कारतूस, कूपन। अंग्रेजी शब्द बताइए कोर्ट, पुलिस, स्टेशन, ऑफिसर, स्कूटर इत्यादि। सकल शब्द देखिए वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के, ध्यान दीजिएगा, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक भाषाओं के शब्दों के योग से बने हैं और जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहा है। जैसे थानेदार, ये क्या है? हिंदी और फारसी है। वोट दाता अंग्रेजी और तत्सम है। फैशन परास्त अंग्रेजी और फारसी है। मोटर गाड़ी अंग्रेजी और देशज है। ठीक है, तो ये सकल शब्द कहलाते हैं। अब देखिए व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के प्रकार। एक तो व्याकरण की दृष्टि से अगर हम लोग बात करते हैं तो संज्ञा शब्द, ठीक है, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द, क्रिया शब्द, क्रिया विशेषण शब्द, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द और लास्ट है विस्मयादि बोधक शब्द। यानी हम लोग जो है व्याकरण की दृष्टि से शब्दों को 8 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला है संज्ञा शब्द। जैसे संज्ञा शब्द कौन से हैं? राम, आगरा, कमरा, लड़का, पुस्तक इत्यादि। ठीक है, सर्वनाम शब्द जैसे मैं, तू, वह, यह, उसे, कौन आदि। ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है। विशेषण शब्द जैसे आप लोग कहते नहीं है कि ऐश्वर्या राय की आंखें नीली हैं। ये क्या है? ये ऐश्वर्या राय की क्या है? विशेषता है। विशेषता। क्यों विशेषता है? सामान्य से अलग कैसे है विकास?
क्योंकि ऐश्वर्या राय की आंखें नीली हैं, यस सर। इसलिए जो है ये क्या है, विशेष है। ठीक है, तो नीला है, पीला है, सरल है। आप कहते ना रवि का स्वभाव बहुत ही सरल है, तो ये क्या है, ये उसकी विशेषता है। जैसे ठीक है, रमेश बहुत अच्छा लड़का है, ये क्या है, ये रमेश की विशेषता है। तो ये विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द क्या होते हैं, जैसे नीला, पीला, सरल, अच्छा। ठीक है, तीव्र, जैसे नरेश बहुत तीव्र गति से दौड़ता है, तो इसमें तीव्र क्या है, उसकी विशेषता है। क्रिया शब्द देखिए, जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना। ठीक, क्रिया विशेषण शब्द आज, कल, अब, इधर, उधर आदि। संबंध बोधक शब्द में, पे, पर, ऊपर। ये संबंध बोधक शब्द कैसे यूज किए जाते हैं बताइए। जैसे में है, पे है, पर है, ऊपर है। अगर हमें संबंध बोधक शब्द यूज करने हो तो एक एग्जांपल बताइए। उदाहरक सर जैसे बताओ। मेज पर या टेबल पर किताब रखी है। गुड, ठीक है, इसमें संबंध बोधक शब्द ऊपर ऊपर क्या है, ऊपर पंखा। हाँ ठीक है। तो कमरे में ऊपर पंखा लगा है, तो ऊपर जो है क्या है, संबंध बोधक है। ठीक, चलिए समुच्चय बोधक शब्द देखिए, जैसे और, परंतु, इसलिए आदि। ठीक है, विस्मय आदि बोधक शब्द, जब आप आश्चर्य हो जाता है आपको ना, हे, अरे, आह, हाँ, ओ, हे राम आदि। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और किसी का एक्सीडेंट हो गया और आपने देखा, तो आप क्या बोलते हैं, अरे ये क्या हो गया, है ना। आप एकदम सहम से जाते हैं, एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और आपके शब्द निकलते हैं जब, हे राम ये क्या हो गया, है ना। तो ये क्या है, विस्मयादि बोधक शब्द हैं। अब देखिए अर्थ क्षमता की दृष्टि से शब्दों के भेद। अर्थ क्षमता की दृष्टि से शब्दों के भेद देख लेते हैं। तो अर्थ क्षमता की दृष्टि से शब्दों के भेद हैं एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थक शब्द या परायवाची शब्द, विलोमार्थक शब्द या विपरीतार्थक शब्द। ठीक, ये है अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के भेद जो है 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एकार्थक शब्द, जिन शब्दों से एक ही अर्थ व्यक्त होता है वे एकार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे राम, आगरा, गंगा आदि। अनेकार्थक शब्द देखिए, वे शब्द जो अपने में एक से अधिक या अनेक अर्थ रखते हैं वे अनेकार्थक शब्द कहे जाते हैं, जैसे अंक, 1 से 9 तक गिनती, गोद, चिन्ह, धब्बा, नाटक का अंक, अध्याय, ये क्या है, अनेकार्थक शब्द है। क्लियर। आगे देखिए, समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द, एक ही अर्थ प्रकट करने वाले समान शब्दों को समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, जैसे फूल, प्रसून, कुसुम, पुष्प, पुष्प आदि, है ना। अब देखिए विलोमार्थक शब्द या विपरीतार्थक शब्द, वे शब्द जो परस्पर विपरीत अर्थ अर्थात विलोम अर्थ यानी उल्टा अर्थ व्यक्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विलोमार्थक या विपरीतार्थक शब्द कहे जाते हैं, जैसे दिन का रात, स्त्री का पुरुष, पाप का पुण्य इत्यादि। ठीक, ये क्या है, ये विलोमार्थक शब्द है। अब देख लेते हैं अर्थ घोतकता की दृष्टि से शब्दों के प्रकार। तो अर्थ घोतकता की दृष्टि से जो अर्थ है वो 3 प्रकार के होते हैं, वाचक शब्द,
लाक्षणिक शब्द और व्यंजक शब्द। तो सबसे पहले देखते हैं वाचक शब्द। वे शब्द जिनके लोकप्रिय अर्थ का सहज ही बोध हो जाता है वे वाचक शब्द कहे जाते हैं। जैसे आदमी, पशु, पक्षी इत्यादि। अब देखिए लाक्षणिक शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जो अपने वाच्यार्थ का बोध न कराकर उससे संबंधित किसी गुण का बोध कराते हैं वे लाक्षणिक शब्द कहलाते हैं। यथा जैसे गधा, किसी को गधा कहने से गधा पशु का बोध नहीं होता है वरन मूर्ख शब्द का बोध होता है। तो ये क्या है? लाक्षणिक शब्द। जैसे आप देखते होंगे कभी कभी टीचर क्या बोल देता है, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, है ना, विद्यार्थियों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि लोग बोलते हैं, है ना, तो इस जो हम किसी को इस शब्द से संबोधित करते हैं गधा शब्द से, तो उससे ये नहीं है कि वो गधा है, ठीक है, इससे पशु का बोध नहीं होता बल्कि किसका बोध होता है? मूर्खता का। ठीक है। अब देखिए व्यंजक शब्द, जिन शब्दों से किसी व्यंग्यार्थ का बोध हो वे व्यंजक शब्द कहलाते हैं। जैसे आओ राजा हरिश्चंद्र, कहते नहीं, आओ राजा हरिश्चंद्र, इसका क्या मतलब है? आप व्यंग मार रहे हैं, है ना, कि आप बहुत सत्यवादी हो। ठीक, तो ये क्या है? ये व्यंग्यार्थक शब्द हैं। और कोई एग्जाम्पल बताइए मुझे व्यंजक शब्दों का या व्यंग्यार्थक शब्दों का। श्वेता। सर सर जैसे पर हमारे भैया जैसे कुछ गलत मतलब वैसा काम कर लेंगे मूर्खतापूर्ण वाला, तो भैया हमसे कर ले टोपा होगा बिल्कुल, तो वो हो सकता है। हाँ सही सर सही। जैसे वो तो लाक्षणिक शब्द हुआ ना। हाँ सर सर, जैसे हाँ कि सर। कभी कभी जब बहुत कोई धनवान होता है तो बोल दिया जाता है राजा भोज, ऐसे सर तुलना कर दी जाती है सर। हाँ 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 सही। तो ये क्या है? व्यंग्यार्थक शब्द है। अब देखिए हिंदी की शब्द रचना, हिंदी की शब्द रचना को अगर हम लोग देखें तो मुख्य रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं हिंदी की शब्द रचना को। एक तो मूल शब्द और दूसरे यौगिक शब्द। ध्यान रखिएगा, मूल शब्द क्या होते हैं? मूल शब्द से तात्पर्य है कि शब्द के उस चरम रूप से है जिसका अर्थ की दृष्टि से आगे विभाजन संभव नहीं है। इस प्रकार मूल शब्द को अर्थ की दृष्टि से भाषा की अविभाज्य इकाई कहा जा सकता है। ठीक है। जैसे काम, रोग, गाना, खेल, घर, हाथ इत्यादि। इस प्रकार मूल शब्द शब्द का वह प्राकृत रूप है जिसमें उपसर्ग एवं प्रत्यय आदि का योग नहीं होता है। ठीक। अब देखिए यौगिक शब्द रचना, दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। हिंदी में यौगिक शब्द कई प्रकार के योग से बनते हैं। ठीक है। जैसे उपसर्ग से बनते हैं, उपसर्ग से अतिसार, अत्यधिक। ठीक, समझ रहे हैं ना। और प्रत्यय से बनते हैं। ठीक, प्रत्यय से कैसे? एक आध एग्जाम्पल बताइए। बलराम। बलराम, इसका क्या तात्पर्य है? सर सर राम राम जुड़ रहा है ना। अच्छा अच्छा, प्रत्यय। ठीक सर है राम ठीक बाद है। में जुड़ रहा है। जी 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 जी, सही सही कह रहे हैं। चलिए, तो इस तरह से ये जो आपका चैप्टर है हिंदी में शब्द विज्ञान, ये जो है इसको अभी यहीं खत्म करते हैं। इसमें एक चीज और पढ़नी है, शब्द परिवर्तन के कारण पढ़ने हैं। ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, हिंदी में शब्द परिवर्तन के कौन कौन से कारण है इसको कल डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। यस सर, यस सर। हाँ, आज यहीं पर जो है टॉपिक खत्म करते हैं। अगर मन में आपके कोई प्रश्न है तो बताइए, वरना क्लास समाप्त किया जाए। अब मिनट अटेंडेंस लगा दीजिएगा। हाँ लग जाएगी पूजा, आपकी लग जाएगी। ठीक।
और कोई दिक्कत? आप क्लास ले रही हैं, अटेंडेंस लग जाती है, ठीक है, आप परेशान बिल्कुल ना हो। जो क्लास में रहता नहीं है या क्लास में आया और चला गया बिना बताए, तो वैसे लोगों को अब्सेंट कर दिया जाता है क्लास लेने के बाद भी, ठीक। और अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आपको बता के जाना चाहिए कि सर हम जा रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों को अब्सेंट नहीं करते हैं। बाकी जो पूरे समय क्लास लेते हैं उनको प्रेजेंटी अपने आप मिल जाती है। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। आप कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। क्यों श्वेता? जी सर। गीता में यही कहा गया ना, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। अगर सर। आप ईमानदारी से कर्म करेंगे तो निश्चित ही आपको फल मिलेगा, ठीक है। जी सर। जी सर। हाँ, चलिए फिर क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते सर। जाइए।